नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल राठौर संस्कृत ज्ञान स्टोर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्याकरण की इस कड़ी के अंदर हम संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन किया है और आज हम जो संधि लेने वाले हैं वो तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के अंदर देखिए इसकी परिभाषा होती है, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे मन प्लस हर है, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होकर क्या हो गया? ओ हो गया और शब्द क्या बनेगा? मनोहर हर बनेगा। दूसरा उदाहरण है, ज्योति प्लस गम्य है, विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो रहा है? र हो रहा है और इस तरीके से ये शब्द क्या बनेगा? ज्योतिर्गम्य होगा। ठीक है ना? तो इस उदाहरणों से हमें पता चल रहा है, सबसे पहले पता करना है कि भाई इसमें विसर्ग संधि है या नहीं। तो ये जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग से ही पता करते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। पहले एक नंबर पे कि भाई ये विसर्ग संधि। अब दूसरा क्या है? विसर्ग के स्थान पर ही परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना? तो इस कारण से ये हम पता कर सकते हैं कि ये विसर्ग संधि के ही उदाहरण है। ठीक है। फिर आते हैं विसर्ग संधि के प्रकार हैं। तो विसर्ग संधि के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन क्लास 9वीं और क्लास 10वीं है उसके अंदर चार चार भेद बताए गए हैं। ठीक है ना? उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला है उत्तर विसर्ग संधि, दूसरा है सत्व विसर्ग संधि, तीसरा है वृत्त विसर्ग संधि और चौथा है लोक विसर्ग संधि। इसका एक एक करके हम क्रम से इसका अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि के अंदर देखिए, इसका पहली संधि है उत्तर विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? उत्तर विसर्ग संधि है। इसका नियम एक के अंदर सूत्र लेते हैं, अतो रोर प्लुतात प्लुते। इसका सूत्र क्या है? अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र है। और इसकी व्याख्या हो जाएगी, विसर्ग से पहले अ हो। क्या हो? विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ हो। क्या हो? अ हो। तो विसर्ग और उससे पहले वाले अ के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है तथा बाद वाला जो अ होता है उसकी जगह पे अवग्रह, यानी ये अवग्रह का चिन्ह है, एस के समान दिखाई देने वाला ये चिन्ह हो जाता है। ठीक है। फिर बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं, क्योंकि हम देखो प्रत्येक संधि के अंदर शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं और ये जो संधि है हम जो है बहुत ही अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं और इसमें पढ़ने में बहुत ही आपको आनंद आने वाला है और परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करते रहें और अधिक से अधिक इसको वीडियो को आप आगे से आगे भेजते रहें। ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ होता है तो अह को क्या हो जाता है? ओ हो जाएगा। अह को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और बाद वाला जो अ होता है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? अवग्रह का चिन्ह ये हो जाता है। ठीक है। बुद्ध विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला उदाहरण है कह प्लस अति। तो देखिए विसर्ग से पहले क्या है? क के अंदर अ है और बाद में भी क्या है? अ है। ठीक है ना? तो इसमें विसर्ग और अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो शब्द क्या बना? को बना और बाद वाला अ है इसकी जगह पे अवग्रह का चिन्ह हो गया तो ये क्या हो जाएगा? को अपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को अपी हो जाएगा। इसके अंदर एक बात आपको और ध्यान देना है कि जो अवग्रह का चिन्ह होता है, ठीक है ना, इसकी ध्वनि क्या होती है? अ होती है। क्या होती है? इसकी ध्वनि अ रहेगी, यानी इसको अ ही बोला जाएगा, ड नहीं बोला जाएगा। यदि ड बोलते हैं तो गलत रहेगा, आपको इसको क्या बोलना? अ बोलना। क्या बोलना? अ से अवग्रह हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ध्यान रख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, विसर्ग शिव प्लस अर्चे है। तो इसके विसर्ग देखो, विसर्ग से पहले व है, व में कौन सा स्वर है? अ है और आगे भी अ है। तो विसर्ग और अ के स्थान पर ओ हो गया तो क्या बना? शिवो बना और बाद वाला अ है इसकी जगह पे अवग्रह का चिन्ह हो गया तो ये क्या हो जाएगा? शिवो अर्चे हो जाएगा। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखो, बाद प्लस अस्थि है। तो यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले ल है, ल में कौन सा स्वर है? आपको पता है अस्वर है और बाद में भी क्या है? अ है। तो विसर्ग और अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तब क्या बना? बालो बना और इस अ के स्थान पर क्या हो गया? अवग्रह हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बालो अस्थि हो जाएगा। इसी तरीके से सिंह प्लस अत्र से क्या होगा? सिंहो अत्र हो जाएगा। फिर बाद में सह प्लस अपि से क्या हो जाएगा? सो अपि हो जाएगा। देव प्लस अत्र से क्या हो जाएगा? देवो अत्र। फिर मृग प्लस अपि से क्या हो जाएगा? मृगो अपि हो जाएगा। राम प्लस अस्थि से क्या हो जाएगा? रामो अस्थि हो जाएगा। और बालक प्लस अवदत से क्या हो जाएगा? बालको वदत हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? बालको अवदत हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से हम देखिए कि उत्तर विसर्ग संधि का हमने पहला नियम, कौन सा नियम लिया है? पहला नियम लिया है। इसके अंदर दो नियम होते हैं। पहला नियम यह है,
और दूसरा नियम हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले भी अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में भी अ होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर उत्तर विसर्ग संधि का पहला नियम लगता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर विसर्ग संधि के अंदर देखिए नियम 2 है, इसका सूत्र रहता है हसी च। क्या है, हसी च है। इसकी व्याख्या रहती है विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो, विसर्ग से पहले अ हो उत्तर विसर्ग संधि के समान ही है, ठीक है ना। उसका पहले नियम के समान ही है, क्या है, विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद, यहाँ पर देखें, विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्यार हो। कौन सा प्रत्यार हो, हर्ष प्रत्यार हो। हर्ष प्रत्यार का मतलब व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ह य व र ल इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग और उससे पहले वाले अ के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है ना। इसका देखो शॉर्ट ट्रिक भी देखें, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो जो विसर्ग और इससे पहले वाला अ है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उत्तर विसर्ग संधि देखिए, इसके अंदर नियम 2 है हसी च, ठीक है ना। इसके अंदर उदाहरण देख लेते हैं। मन प्लस हर, क्या है, मन प्लस हर है। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, न है, न में कौन सा स्वर है, यहाँ पर अस्वर है, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, ह आया, ठीक है ना। तो हस प्रत्याहार के अंदर ह भी वर्ण होता है, ठीक है ना। ये तो ये इसका एक पैटर्न बन गया, ठीक है ना। फिर बाद में देखिए यहाँ पर विसर्ग और न के स्थान पर विसर्ग और इसके न में अ है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या बना, मनो बना। और हर वैसा क्या वैसा जुड़ जाएगा, तो ये शब्द क्या बनेगा, मनोहर होगा, ठीक है। इस संधि के अंदर देखिए आप, जो प्लस के बाद वाला वर्ण है ना, प्लस के बाद वाला जो शब्द है वो वैसा क्या वैसा इसके साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ प्लस से पहले ही परिवर्तन होगा, बाद में नहीं परिवर्तन होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण है शिव प्लस वंद्य है। तो विसर्ग और विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या, व में अस्वर है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ। तो क्या बनेगा, शिवो, और वंद्य जुड़ जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, शिवो वंद्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे नमः प्लस नमः है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमो नमः हो जाएगा। भ्रांत प्लस बाल है तो भ्रांतो बाल हो जाएगा। यश प्लस दा है तो यशोदा हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, प्लस के बाद वाले जो वर्ण है वो हर्ष प्रत्याहार के अंदर, यानी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ह य व र ल इनमें से कोई भी वर्ण आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर छठा उदाहरण देखो, बाल प्लस गच्छति से क्या हो जाएगा, बालो गच्छति हो जाएगा। नप प्लस जयति से क्या हो जाएगा, नपो जयति हो जाएगा। तो पय प्लस धर से क्या हो जाएगा, पयो धर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उत्तर संधि के अंदर देखिए हमने 2 सूत्रों को पढ़ा है। पहला सूत्र था अतोर और पुलुता पुलुते, और दूसरा सूत्र है हसीच, ठीक है। दोनों का करने का तरीका अलग अलग है। इसके अंदर देखिए सत्य विसर्ग संधि के अंदर पहला नियम है और पहला ही सूत्र है, क्या है, विसर्जन्यस्य स। क्या है, विसर्जन्यस्य स। इसकी व्याख्या क्या होती है, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, स होता है। क्या होता है, स होता है। देखिए इसके अंदर भी 3 प्रकार के स्टेप है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, विसर्ग के बाद यदि च छ आता है, क्या आता है, च छ आता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। क्या हो जाता है, श यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। आप देखिए प्रत्येक जो संधि हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक वहां पर मैंने बताई है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से है वह संधि समझ में आ सके, ठीक है ना। इसके अंदर भी देखिए विसर्ग है, ये चिन्ह किसका है, विसर्ग का है। इसके बाद में यदि च छ आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर उदाहरण देखिए, राम प्लस च है, तो देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है, च आया है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। इस तरीके से शब्द क्या बनेगा, रामश्च बनेगा। क्या बनेगा, रामश्च बनेगा। दूसरा उदाहरण देखो, निहि प्लस छल है, तो विसर्ग के बाद में यदि छ भी आता है, देखो इस नियम के अनुसार देखो विसर्ग के बाद में छ आ गया है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पे श हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, निश्चल बनेगा। फिर तीसरा उदाहरण देखो, कह प्लस चित है, तो क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा। फिर बाद में चौथा उदाहरण, साधु प्लस चलती से क्या हो जाएगा, साधुष चलती हो जाएगा। पांचवा उदाहरण है, वृक्ष प्लस छाद्यति, तो विसर्ग है, इसके बाद में छ है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो वृक्ष छाद्यति हो जाएगा। फिर बाद में छठा उदाहरण देखो, शावक प्लस चलती से क्या हो जाएगा, शावक चलती
ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि के अंदर देखिए नियम 1 के अंदर ही देखिए इसका पहला जो चरण है उसमें क्या बताया गया है कि विसर्ग के बाद में यदि च छ आता है, क्या आता है, च छ आता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये श हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने कुछ उदाहरण ही लिए, लेकिन आपने अगर नियम अच्छे से पढ़ लिया है तो कोई भी किसी प्रकार का उदाहरण आता है तो आप जो है कुछ ही सेकंडों के अंदर उसको पूरा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है ना। सत्य विसर्ग संधि के अंदर देखिए दूसरा चरण क्या है, विसर्ग के बाद यदि ट ठ क्या है, ट ठ आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ट ठ आता है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उदाहरण इसके अंदर धनु प्लस टंकार है, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, ट आया, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ये वाला। तो ये क्या बनेगा, धनुष टंकार शब्द बनेगा। दूसरा उदाहरण धूर्त प्लस ठगति है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श, यहाँ पर ये वाला श हो जाएगा और शब्द बनेगा धूर्त ठगति हो जाएगा। अगला देखिए रुपये कई प्लस ठन ठनायते, ये उदाहरण है। तो विसर्ग के बाद में क्या ठ आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रुपये के ठन ठनायते, ये हो जाएगा। फिर चौथा उदाहरण है मीमांसाया प्लस टीका, तो विसर्ग के बाद में ट है तो ये क्या बनेगा, मीमांसायास टीका हो जाएगा। फिर अगला है द्वितीय प्लस ठकार है, तो ये हो जाएगा द्वितीय ठकार हो जाएगा। फिर है देव प्लस ठकुर से क्या हो जाएगा, देवस ठकुर हो जाएगा। इस नियम के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में यदि ट ठ आता है तो किसी प्रकार का उदाहरण है जिसमें क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ट ठ आता है तो वहां पे सत विसर्ग संधि का नियम लगेगा और वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला श हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा चरण है यहाँ पर विसर्ग के बाद यदि त थ आता है, क्या आता है, त थ आता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। यहाँ पर जैसे शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बताई गए हैं, विसर्ग के बाद में त थ है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण देख लेते हैं इसके कुछ। नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद में क्या है, त है, तो इस विसर्ग के स्थान पे ये वाला स हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शब्द नमस्ते बनेगा। फिर बाद में दूसरा उदाहरण है इतः प्लस ततः, तो विसर्ग के बाद में त है तो क्या बनेगा, इतस्ततः हो जाएगा। फिर बाद में बालः प्लस तत्र है तो क्या बनेगा, बालस तत्र हो जाएगा। गोपाल प्लस तथैव है तो क्या बने जाएगा, यहाँ पर गोपालस तथैव हो जाएगा। फिर विष्णु प्लस त्राता है तो क्या बनेगा, विष्णु त्राता हो जाएगा। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो आपको पता है कि त्र कैसा बनता है, त्र ये, तो त्र में देखो यहाँ पे त और र मिलकर के क्या बनता है, यहाँ पर त्र बनता है, क्या बनता है, त्र बनता है। तो देखिए यहाँ पर त तो है ही है वैसे यहाँ पर, इस कारण से यहाँ पर भी नियम लगेगा कि विसर्ग के बाद में क्या त आ रहे हैं तो विसर्ग के स्थान पे ये वाला स हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, विष्णु त्राता हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये जो है सत्य विसर्ग संधि का पहला नियम था विसर्जनीय से स, उस सूत्र का। उसमें क्या पढ़ा था, व्याख्या कि विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, स होता है। और स तीनों स किस प्रकार से होता है वो हमने पढ़ा कि विसर्ग के बाद में यदि च छ आता है तो वहां पर श शंकर वाला श हो जाता है। फिर बाद में दूसरा चरण क्या था कि विसर्ग के बाद में यदि ट ठ आता है तो विसर्ग के स्थान पे श जो है वहां पर षटकोण वाला श हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में विसर्ग के बाद में क्या है, त थ आता है तो विसर्ग के स्थान पे यहाँ पे स सड़क वाला स हो जाता है, ठीक है। सत्य विसर्ग संधि के अंदर देखिए नियम 2 है और दूसरा ही सूत्र है वाशरी, क्या है, वाशरी है। जब हम महेश्वर सूत्र पढ़ते हैं उस महेश्वर सूत्र के अंदर प्रत्यार है, उस प्रत्यार के अंदर सर प्रत्यार है। कौन सा प्रत्यार है, सर प्रत्यार है। और इस सर प्रत्यार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीनों श आते हैं, ठीक है ना। इसमें से स का क्रम जैसे ये वाला श आ गया, ये वाला श है और ये वाला श है, ठीक है ना। ये कौन से प्रत्यार के अंदर आते हैं, ये शर प्रत्यार के अंदर आते हैं। और वाह का अर्थ होता है अथवा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। विसर्ग के बाद जिस प्रकार के श यानी श स और स में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, विसर्ग के स्थान पर क्या रहेगा, विसर्ग ही रहेगा। दूसरा विकल्प में क्या होगा, विकल्प से विसर्ग के आगे जो जिस प्रकार का स स में से वर्ण आता है विसर्ग के स्थान पर वही वो वहां पे शकार हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर उदाहरण है, 3 उदाहरण है, तीनों ही स के यहाँ पर हमने उदाहरण लिए हैं। जैसे हरि प्लस शेते हैं तो विसर्ग के बाद में क्या है, ये यहाँ पे श शंकर वाला श आया है
तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग ही रहेगा, ठीक है ना। तो पहला ये बनेगा हरि शेते, फिर बाद में विकल्प से क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ये वाला श हो जाएगा शंकर वाला, तो हरीश शेते बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण क्या है, राम प्लस षष्ठ है, तो विसर्ग के बाद में ये षटकोण वाला श है यहाँ पर, तो इस विसर्ग के स्थान पे विसर्ग ही रहेगा, तो राम प्लस षष्ठ रहेगा। या फिर विकल्प से क्या बनेगा, राम प्लस षष्ठ हो जाएगा। फिर बाद में देखिए नी प्लस संदेह है, तो विसर्ग के बाद में क्या है, यहाँ पे सड़क वाला स है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, नी प्लस संदेह होगा या फिर निस्संदेह हो जाएगा, ठीक है ना। इस संधि के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा नियम हमने लिया है, दूसरे नियम के अंदर आपको परीक्षा में दोनों प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं। मान लो संधि युक्त शब्द दे दिया और आपको कहेंगे इसका संधि विच्छेद करो, तो संधि विच्छेद तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन जब संधि युक्त शब्द पूछा जाता है इसका आप संधि बना के लिखो, तो ये दो तरीके से दे सकते हैं परीक्षा में, दो तरीके के आप बना सकते हैं वहां पर। लेकिन कंडीशन कब पैदा होती है, जब इन्हीं में से कोई दे दिया जाता है, या हरीश शेते दे दिया या फिर हरीश शेते दे दिया। अब यहाँ पर दे दिया और इसका कहेंगे इसका संधि विच्छेद करो, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकते हैं, नहीं तो आपके ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके संधि युक्त शब्द दो बनेंगे, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका एक ही बनेगा, ठीक है ना। तो शब्द विसर्ग संधि के अंदर हमने इसके दो सूत्रों के बारे में अध्ययन किया है। पहला था इसमें सूत्र इसमें विसर्जन्य स और दूसरा था वासरी, ठीक है ना। कौन सी संधि है, रुद्र विसर्ग संधि है। इसके अंदर हम इस नाम से ही समझ सकते हैं कि जहां पर विसर्ग के स्थान पे र होता है वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, रुद्र विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है, रुद्र विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी र से कौन सी संधि है, रुद्र विसर्ग संधि, ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका नियम एक है और नियम एक के अंदर सूत्र पहला है इचो असी विसर्ग से रेफ, तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, विसर्ग से पहले अ और आ को क्या करना है, छोड़ना है, क्या करना है, छोड़ना है। इसके अलावा कोई भी स्वर आता है और अर्थात इच प्रत्याहार हो, इच प्रत्याहार का मतलब अ और आ स्वर को आपको छोड़ना है, इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है। तथा विसर्ग के बाद अस प्रत्याहार हो, अस प्रत्याहार का मतलब वहां पर अच प्लस हस है, अच के अंदर सारे स्वर कोई भी स्वर आ सकता है, या हस प्रत्याहार का आपको पता है व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था, हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वहां पर तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ह य व र ल, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाता है, या रकार, रकार का मतलब होता है र होता है, क्या होता है, र होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, इच प्रत्याहार है ना, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, इच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए, और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ सकता है, अस के अंदर अच प्लस हस, ये आपको ध्यान रखना है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। हम प्रत्येक संधि के अंदर देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम जो है संधि के बारे में पढ़ सके और आपको जल्दी से जल्दी ये संधि याद हो सके। इसके अंदर उदाहरण देखिए, पहला है मुनि ही प्लस इति। देखिए यहाँ पर मुनि, ठीक है ना, मुनि यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, अ और आ को छोड़ दिया, अ आ का कोई भी वर्ण यहाँ पर या स्वर नहीं आना चाहिए, ठीक है। विसर्ग से पहले क्या नहीं आने चाहिए, अ और आ नहीं आने चाहिए, ई से लगाकर कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये स्टेप बना, और इसके बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, ई स्वर आ गया, ठीक है ना, इसका एक पैटर्न बन गया इसके नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए मुनि ही प्लस इति से क्या हो जाएगा, मुनि रीति हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग के स्थान पर क्या किया हमने, र हो गया, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ, र हुआ, ठीक है ना। अब आगे देखिए र के आगे क्या है, विसर्ग के स्थान पर र बना, विसर्ग के स्थान पे क्या बना, र बना है, तो इस र में ई मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, तब ये क्या बनेगा, री बनेगा, क्या बनेगा, री बनेगा। और इस तरीके से संधि क्या बनेगी, अपनी मुनि रीति बनेगी। कौन सी बनेगी, मुनि रीति, ठीक है। उदाहरण 2 देखिए, यहाँ पर साधु प्लस अपि है, तो साधु यहाँ पर उनके बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग है, और आगे क्या आ रहा है, स्वर है, ठीक है ना। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो रहा है, विसर्ग के स्थान पर सभी के जगह पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, र होगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है, र हो रहा है। तो आगे देखिए र कैसा हलंत है, उसमें अ मिल गया, तो र कैसा हो जाएगा, पूरा, और शब्द क्या बनेगा, साधुर अपि हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में देखिए तीसरा उदाहरण है तेई प्लस आगतम। तेई यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर आई स्वर है और आगे क्या है, आ स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पे र होगा, र में आ मिल गया तो रा बन गया यहाँ पर, और शब्द क्या बनेगा, तेरा गतम हो जाएगा,
ठीक है। ये तो हमने स्वरों के लिए। अब देखिए कुछ व्यंजनों के भी ले लेते हैं हम। जैसे देखिए कवि प्लस गच्छति है, तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, ठीक है ना, और विसर्ग के बाद में क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, ठीक है ना, जो अपने नियम के अनुसार ही है। तो कवि प्लस गच्छति से क्या हो जाएगा, कबीर गच्छति हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है, देखो आपको व्यंजन संधि में भी बताया था तराजू वाला नियम, ठीक है ना। तराजू का नियम क्या होता है कि जो पलड़ा, तराजू का नियम होता है कि जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे रहेगा, और जो हल्का होता है वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो पूर्ण वर्ण है, पूर्ण वर्ण है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये पूर्ण हो, पूर्ण है तो ये नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो यदि र पूरा आता है तो ये नीचे लग जाता है, और ऊपर जाता है तो वहां पर ये होता है अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा या हलंत वर्ण होता है। ये जो इस प्रकार का हलंत का चिन्ह होता है, यदि कोई वर्ण हलंत है तो वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे क्या बन रहा है, र बन रहा है। और चूंकि यहाँ पर देखिए र कैसा है, हलंत है, तो ये आगे वाला वर्ण कौन सा, ग है, इसके ऊपर चला जाएगा, ग के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कबीर गच्छति हो जाएगा। इसकी ध्वनि तो र ही बतानी है आपको, र कैसी हो जाएगी, हलंत वाली, ठीक है ना, कबीर गच्छति बनेगा। फिर बाद में देखो ज्योति प्लस गम्य है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, र, और र कहाँ चला जाएगा, आगे वाले वर्ण के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ज्योतिर्गम्य हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण है धनु प्लस धावती है, तो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर र, और र कहाँ जाएगा, आगे वाले वर्ण के ऊपर, तो धनुर धावती हो जाएगा। फिर अगला है गुरु प्लस भाषणम है, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे र, र कहाँ जाएगा, आगे वाले वर्ण के ऊपर, तो गुरुर भाषणम हो जाएगा। फिर बाद में बुद्धि प्लस बलवती, ये आपके द्वितीय पाठ जो 10वीं कक्षा है उसके अंदर द्वितीय पाठ भी है। इसी प्रकार से 9वीं क्लास के अंदर भी है, और बहुत बार है ये आपके कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। जैसे रेट का हो गया, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। इसके अलावा भी जैसे टीजीटी के एग्जाम होता है, पीजीटी के होता है, इसी तरीके से दिल्ली बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इसी तरीके से केवीएस के अंदर भी आपके एग्जाम होते हैं, नवोदय विद्यालय के अंदर भी होते हैं। यानी पूरे भारत में, यानी जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये आपकी विसर्ग संधि पूछते हैं। तो ये प्रत्येक बच्चों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है ना। आप इसमें लगातार वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना है, यानी आपको आधा ही नहीं देखना, पूरा देखना है वीडियो को, जिससे कि आपको एक एक कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए बुद्धि प्लस बलवती है, तो यहाँ पर देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, यहाँ पे ब आया है ना, प फ ब, यानी प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, ब है। तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र, व, ठीक है ना, र हो जाएगा, और र कहाँ जाएगा, आगे वाले वर्ण के ऊपर, तो क्या बनेगा, बुद्धिर बलवती बनेगा। क्या बनेगा, बुद्धिर बलवती हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नियम देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले यदि कोई अ अंत वाला यानी अस्वर अंत वाला कोई भी अव्यय, ऋकारांत या संबोधन वाची शब्द हो, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, एक पैटर्न के रूप में शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं। क्या है, अ अंत वाला कोई अव्यय, संबोधन वाचक शब्द या ऋकारांत शब्द होना चाहिए किससे पहले, विसर्ग से पहले। और विसर्ग के बाद में क्या है, कोई भी स्वर या व्यंजन आता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसके अंदर देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे पुनः प्लस अत्र है, तो पुनः यहाँ पर क्या एक अव्यय है, और प्रातः भी क्या एक अव्यय है, ये दोनों ही क्या है, अव्यय है, ठीक है ना। पुनः का अर्थ होता है फिर से, और प्रातः का अर्थ है सुबह होता है। तो पुनः प्लस अत्र है, यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले यहाँ पे न में कौन सा स्वर है, अस्वर है, और बाद में क्या आया, अस्वर आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा, और र में अ मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, र पूर्ण हो गया, तो ये शब्द क्या बनेगा, पुनरत्र हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार का यदि उदाहरण आता है तो वहां पर आप कंफ्यूजन में नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पर यदि देखें तो उत्तर विसर्ग संधि का भी नियम लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पुनः क्या एक अव्यय है, और अव्यय यदि आता है अ अंत वाला कोई अव्यय, तो वहां पर कौन सी संधि लगेगी, रुद्ध विसर्ग संधि का नियम ये लगेगा, ठीक है ना। विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, र होगा, र में अ मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, र पूर्ण, और शब्द क्या बनेगा, पुनरत्र हो जाएगा, ठीक है ना। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रातः प्लस गच्छति है, तो यहाँ पे देखिए प्रातः भी एक अव्यय है, ठीक है ना, जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा है कि अव्यय होना चाहिए अ अंत वाला अव्यय। तो यहाँ पे त में क्या कौन सा स्वर है, अ है। आगे क्या है, घ कोई भी व्यंजन आ सकता है, तो विसर्ग के स्थान पे र होगा, और र कैसा है, हलंत है, ये आगे वाले वर्ण के ऊपर जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, प्रातः गच्छति हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो उदाहरण क्या है, पितः और मातः। पितः और मातः यहाँ पर देखे हैं तो ये क्या है, ये संबोधनवाची शब्द भी है और साथ में ऋकारांत भी है। जब हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ते हैं, जैसे पितृ शब्द आ गया है ना, पिता पितरो पितर है, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो इसी तरीके से मातृ शब्द है तो ये भी ऋकारांत है, पितृ ये भी ऋकारांत है, और साथ में देखें तो ये संबोधन भी है। संबोधन में विभक्ति लगती है, इसके अंदर संबोधन के अंदर एक वचन में लगता है हे पितः हे मातः। ठीक है ना, तो ये दोनों ही अ अंत वाले ऋकारांत प्लस संबोधन हो गए। तो पितः आ गया, यहाँ पे त में क्या अस्वर है और आगे क्या है, कोई भी व्यंजन में व आ गया तो विसर्ग के स्थान पे र होगा और र कहा जाएगा आगे वाले वर्ण के ऊपर, यानी व के ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या बनेगा, पीतर वंदे हो जाएगा। फिर अगला देखो मातः प्लस वंदे है, इसके जैसा ही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये विसर्ग के स्थान पे र होगा, र कहा जाएगा व के ऊपर और क्या बन जाएगा, मातर वंदे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मातर वंदे। कौन सी संधि है, लोप विसर्ग संधि है। लोप से आपको पता चल रहा होगा कि जहां पर विसर्ग का लोप यानी विसर्ग अपने जगह से यदि हट जाता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, लोप विसर्ग संधि। यानी इसके नाम में ही इसकी परिभाषा जो छुपी हुई है। इसके अंदर देखिए 4 नियम है, 1 बाय 1 इसका अध्ययन करने वाला है। पहला नियम क्या है, पहले नियम का पहला सूत्र देखें हम, आतो अशी विसर्गस्य लोपः। ठीक है ना, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। विसर्ग से पहले क्या हो, आ स्वर होना चाहिए। विसर्ग से पहले कौन सा स्वर हो, आ स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद अस प्रत्याहार हो। अस प्रत्याहार में क्या होता है, अच प्लस हस होता है, जिसके अंदर कोई भी स्वर अच आ गया और हस प्रत्याहार मतलब व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ह य व र ल, इनमें से यदि कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग का क्या होता है, लोप, यानी विसर्ग अपने जगह से हट जाता है, यानी वहां से वह लोप हो जाता है। देखिए इसके उदाहरण है, देखिए यहाँ पर तीनों उदाहरण देखिए, तो तीनों उदाहरण देखिए विसर्ग से पहले क्या है, आ स्वर। यहाँ पर देखिए का है, यहाँ पर ला है, यहाँ पर त्रा है ना। तो यहाँ पर कौन सा स्वर है, आ स्वर, इसमें भी आ है और इसमें भी आ है। ठीक है ना, पहले स्टेप तो बन गया। अब इसके बाद में देखिए प्लस के बाद में क्या है, व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग आ गया। यहाँ पर देखिए अ कोई भी स्वर आ सकता है और यहाँ पर क्या है, व आ गया, देखो ये वाला वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ही तरीके से बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, विसर्ग का हमें लोप करना है। क्या करना, लोप यानी हटाना है। देखो यहाँ पर बालिका प्लस गच्छन्ति से क्या हो जाएगा, बालिका गच्छन्ति, यानी विसर्ग हट गया यहाँ पे बीच में से। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण, बाला प्लस अत्र है तो विसर्ग हट गया तो बाला अत्र हो गया। छात्रा प्लस वदंती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रा वदंती हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस नियम के अंदर आप देखिए विसर्ग संधि के अंदर ऐसा ही पहला एक नियम है जिसके अंदर विसर्ग से पहले आ आता है ना, विसर्ग से पहले आ आता हो। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि विसर्ग से पहले यदि आ आता है तो वहां पर केवल और केवल कौन सी संधि होगी, लोप विसर्ग संधि ही होगी। ये भी आप इस तरीके से परीक्षा में कर सकते हैं। और प्लस के बाद में तो आपको बार बार पढ़ रहे हैं, अच का मतलब है स्वर कोई भी, और हस का मतलब व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ह य व र ल। ठीक है ना, इसके लिए हमने महेश्वर सूत्र भी पढ़ा है जिसमें प्रत्याहारों का हमने विस्तृत तरीके से वर्णन किया था, वहां पर पढ़ा था। इसीलिए पढ़ा था भाई व्यंजन संधि के अंदर, विसर्ग संधि के अंदर, स्वर संधि के अंदर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए हमने महेश्वर सूत्र पहले ही पढ़ लिया था। आप जाकर के आप चैनल पे जाकर के महेश्वर सूत्र का भी अध्ययन कर सकते हैं, उसके आधार पर ही इसके सूत्र बने हैं। ठीक है ना, चौथा उदाहरण देखिए, यहाँ पर जनहा प्लस हसंती है तो विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर नाम है आ स्वर है और आगे क्या है, ह है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और ये क्या बनेगा, जना हसंती हो जाएगा। ठीक है, पांचवा उदाहरण महिला प्लस इति है, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर में ई आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और क्या बनेगा, महिला इति हो जाएगा। मयूरा प्लस नर्त्यंती है तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और क्या बनेगा, मयूरा नर्त्यंती हो जाएगा। लता प्लस आगच्छन्ति है, विसर्ग से पहले यहाँ पर आ है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर आ स्वर आ गया तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, तो यह बनेगा लता आगच्छन्ति हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में अगला उदाहरण देखो, बालिका प्लस धावंती, तो यहाँ पर देखो विसर्ग है, विसर्ग से जस्ट पहले क्या है, आ स्वर है। ठीक है ना, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, क्योंकि आगे यहाँ पर ध दिया हुआ है ना, त थ द ध, यानी त वर्ग का चौथा वर्ण यहाँ पर दिया है जो हस के अंदर ही आता है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, बालिका धावंती हो जाएगा। नियम 2, सूत्र 2 देखिए यहाँ पर मित्रों क्या है, अतो अणत्य अचि, अतो अणत्य अचि विसर्ग से लोप।
ये सूत्र क्या कहता है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विसर्ग से पहले क्या हो, अस्वर हो। कौन सा स्वर हो, अस्वर हो, तथा विसर्ग के बाद अस्वर को छोड़ करके कोई भी केवल स्वर ही आता है। क्या आता है, कोई भी स्वर ही आता है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। देखो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी देख रहे हैं यहाँ पे, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अस्वर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, अ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, यानी विसर्ग अपनी जगह से हट जाता है। ठीक है ना। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है, अतः प्लस एव है, तो यहाँ पर देखिए त है, त के बाद में क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग से जस्ट पहले देखेंगे तो त में कौन सा स्वर है, अ है, और विसर्ग के बाद में क्या है, यहाँ पर ए है। अब देखिए दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है ये नियम ऐसा क्यों यहाँ पर देखा। ठीक है ना। देखिए विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में जो है अ को क्यों छोड़ा। ठीक है ना, ये हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर देखिए यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी यदि अ होता, मान लो जैसे ये विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी यदि अ होता, तो ये कौन सी संधि का नियम लगता है, ये लगता है यहाँ पे उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि का नियम लगता है, उत्व विसर्ग संधि का नियम यहाँ पर लगता है। ठीक है ना। तो देखो उत्व विसर्ग संधि का नियम लगते ही ये संधि होती क्या, नहीं होती यहाँ पर। ठीक है ना। इस कारण से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अ को यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हटा दिया, यानी इसको छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है ना। इस कारण से यह फिर इसके अंदर दूसरे नियम के अंदर आ। तो यहाँ पर देखो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, तो अतः प्लस एव से क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। ये कई बार परीक्षा में किताबों के अंदर भी ऐसा उदाहरण आता है। ठीक है ना। और हम वहां पर कंफ्यूजन पड़ते हैं कि यहाँ पर तो ये गलत लिख दिया, यहाँ पे तो विसर्ग लगाना चाहिए, लेकिन वहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या है, हो रही है, संधि हो रही। ठीक है ना, ये संधि युक्त शब्द है। ठीक है ना। यदि आप वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर विसर्ग लगाना था, अगले वाले ने गलती कर दी, नहीं, अगले वाले ने सही किया है, आप गलत हो। आप कैसे गलत हो, यहाँ पर आप इसको संधि युक्त शब्द मान रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण है, शिव प्लस इति है। यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले वह है, वह में कौन सा स्वर है, अ, और बाद में क्या है, अ स्वर को छोड़ दिया तो ई आ गया, और विसर्ग का क्या हो गया, लोप, तो शिव इति हो गया। ठीक है। राम प्लस आगच्छति है, आ सकता है लेकिन अ नहीं आ सकता। ठीक है ना, याद ध्यान रखें। तो राम प्लस आगच्छति से क्या हो जाएगा, राम आगच्छति हो जाएगा। ठीक है। फिर बाद में देखिए यहाँ पर बालक प्लस इच्छति है, तो यहाँ पर बालक इच्छति आ जाएगा। अब कई बार देखिए जैसे ये उदाहरण दिया, यहाँ पे तीसरा उदाहरण, अब आपको मान लो जैसे परीक्षा के अंदर दे दिया, आपको वहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दी, यानी एमसीक्यू वहां पर आपके प्रश्न आ गया, और आपको देखो दोनों ऑप्शन दे, जैसे ये राम प्लस आगच्छति आया और राम प्लस आगच्छन्ति भी दे सकते हैं। यदि संधि युक्त पद दे दे, ये आपको आप कहेंगे संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताओ, और वहां पर जैसे राम प्लस आगच्छति भी है और राम प्लस आगच्छन्ति भी है, बहुवचन का यहाँ दे दिया। यदि आपने थोड़ा सा भी अगर नजर का इधर इधर हो गया आपने और थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आगच्छन्ति कर दिया तो वहां पर गलत हो सकता है। यानी का क्या लगाया, इसके बीच में न ही लगाया और वो आपने अगर सेलेक्ट कर दिया तो वो गलत हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए आप अच्छे से करें परीक्षा में सवाल। संस्कृत के अंदर देखिए, संस्कृत एक ऐसा विषय है जो गणित के समान चलता है। गणित में आपने देखा 2+2 = 4 होता है, तो इसी तरीके से एक फॉर्मूले के रूप में ही ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक चलता है, संस्कृत चलती है। या तो उसमें प्रश्न का उत्तर लिखा तो या तो गलत है तो गलत ही है, और राइट है तो वहां पर राइट ही होगा। 2+2 = 4 ही हो सकता है, वहां पर 5 नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से यदि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो एक स्कोरिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। यदि हम कोई विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आप देखेंगे कि बच्चे हैं, ग्रामर के अंदर थोड़ा सा उनकी गड़बड़ चलते हैं। ठीक है ना। यदि आपकी ग्रामर अच्छे से हो जाएगी तो आप आगे जाकर के और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और भी आप कोई विषय की तैयारी कर सकते हैं। जैसे संस्कृत आप लेंगे विषय, ठीक है ना, तो आगे जाकर के संस्कृत की आप तैयारी कर सकते हैं। और संस्कृत में यदि देखें तो कंपटीशन में बहुत ही सरल सवाल आते हैं, लेकिन इसको आपको समझना पड़ता है। यदि समझ के करेंगे तो किसी प्रकार से कोई भी वहां पर आपके सवाल छूटेगा नहीं, आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 3-4 उदाहरण हुए। ठीक है ना। आगे देखिए अर्जुन प्लस उवाच है। ठीक है ना। अर्जुन प्लस उवाच है, तो यहाँ पर भी देखिए विसर्ग से पहले न है और न में अस्वर है, आगे क्या उ है, तो विसर्ग का लोप हो गया और क्या बन जाएगा, अर्जुन उवाच हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस संधि के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग का क्या होता है, वहां पे लोप हो जाता है। नियम 3 का सूत्र 3 है, एतत्तदो सुलोपो अपोर नए समासे हली। क्या है इसका सूत्र, एतत्तदो सुलोपो अपोर नए समासे हली। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए
क्या होता है, सह। सह जो शब्द होता है वह सर्वनाम शब्द तत् या तद के अंदर आने वाला होता है। जैसा है इसकी पहली विभक्ति होती है स ताउ ते, ठीक है ना। तो स आ गए यहाँ पे, एतत् मतलब एतत् और तद, यानी तद का मतलब तत् शब्द या तद शब्द, उसके अंदर स आ गया। और एतत् के अंदर आ गए यहाँ पे पुल्लिंग शब्द एष आ गए, एष है एतौ एते, यानी एष है यहाँ पर आ गए एतत् शब्द के अंदर, ठीक है। के बाद यदि अ को छोड़ करके कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, यहाँ पर लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस से पहले पर्टिकुलर या तो स आना चाहिए या एश आना चाहिए, उसके बाद में अ को छोड़ना है, उसके बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी व्यंजन आ सकता है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है ना। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी यदि अ आता है तो वहां पर कौन सी संधि का नियम लग जाएगा, वहां पे उत्त विसर्ग संधि का नियम लग जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये लोप विसर्ग संधि नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने नियम 2 के अंदर पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें, विसर्ग से पहले जो है अ है और विसर्ग के बाद में है जो है अ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, स और एश है शब्द ही आएंगे, दूसरे शब्द नहीं आ सकते, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण हमने लिए हैं, सह प्लस इति, तो स यहाँ पे शब्द आ गया और यहाँ पे ई आ गया, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या लोप हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, यहाँ पे संधि होगी, स इति हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, स पठती है, सह पठती आ गया तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे स शब्द है, स के बाद में क्या है, प है, एक व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या बन जाएगा, स पठती हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, एषः का लिया, एषः इच्छति है, एषः शब्द हो गया, ठीक है ना, विसर्ग भी है, यहाँ पे ईश्वर आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और क्या बन जाएगा, एष इच्छति हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे चौथा उदाहरण, एषः गच्छति, अब यहाँ पे व्यंजन है देखो, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, एष गच्छति, ठीक है। फिर सह प्लस आ गच्छति, यहाँ पर देखो अ को छोड़ा है, आ को नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। अ को छोड़ना आ यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सह है शब्द, इसके बाद में आ है, तो सह में या विसर्ग इसका लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, सह आगच्छति हो जाएगा, ठीक है ना। आशा है कि ये आपको संधि अच्छी से समझ में आ रही है, ठीक है ना। आप इसको कंटिन्यू देखते रहे और पूरा ध्यान केंद्रित देखें तो आपको जरूर ये समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया इसका जो तीसरा जो नियम हमने पढ़ा है, इसका सूत्र एक तो सुलोपो अपूर्ण समास से हली। नियम 4 है और चौथा ही सूत्र है, क्या है, रोरी, क्या है, रोरी सूत्र है। रोरी सूत्र क्या कहता है, विसर्ग से पहले अ ई और उ स्वर हो, विसर्ग से पहले कौन सा स्वर हो, अ ई और उ स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद र आता है, क्या आता है, र आता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, और फिर उसी र का जो है क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी र वहां से हट जाता है। तथा ढ लोपे पूर्व से दीर्घ एक सूत्र लगता है। ये सूत्र क्या कहता है कि प्रथम पद जो है ना, प्लस से पहले वाले जो प्रथम पद है उसमें यदि अ ई और उ अंत वाला जो स्वर है ना, उन स्वरों के स्थान पर दीर्घ आदेश, यानी अ को आ हो जाएगा, ई को बड़ी हो जाएगा और उ को बड़ा उ हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी क्या है, ये प्लस है, देखो प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ अंत वाला, ई अंत वाला या उ अंत वाला कोई शब्द होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, र वर्ण वाला कोई शब्द होना चाहिए। तो बराबर होकर के विसर्ग को पहले क्या होगा, र होगा, और र का फिर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और फिर बाद में देखो अ के स्थान पे आ हो जाएगा, ई के स्थान पे दीर्घ ई हो जाएगा, और उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। नियम 4 के कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पुनः प्लस रमते, देखो यहाँ पे पुनः है, तो पुनः में यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या है, न में अस्वर है, ठीक है ना। तो ये देखो अ ई और उ होना चाहिए, तो यहाँ पर अ आ गया, और विसर्ग के बाद में क्या है, यहाँ पे र आ गया। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के स्थान पर पहले क्या होगा, र होगा, और फिर इस र का भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में एक सूत्र पढ़ा था हमने, ढ लोपे पूर्व से दीर्घ, यानी अ ई और उ को दीर्घ हो जाता है, अ के स्थान पे आ, ई के स्थान पे दीर्घ ई, और उ के स्थान पे दीर्घ उ हो जाता है। तो यहाँ पे न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और क्या बनेगा, पुनरारंभित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पे विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है ना, और बाद में र है, तो विसर्ग का पहले क्या होगा, र, फिर लोप, फिर बाद में ई के स्थान पे बड़ी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कवि रचित हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है शंभु प्लस राजते है, तो विसर्ग से पहले उ है, ऋस्व उ यानी छोटा उ है, उसके बाद में र है, ठीक है ना। तो विसर्ग का क्या होगा, पहले र होगा, फिर लोप होगा, फिर उ के स्थान पे दीर्घ उ हो जाएगा, और क्या बनेगा, शंभु राजते हो जाएगा,
ठीक है ना। इसी तरीके से देखो अंतः प्लस राष्ट्रीय है तो क्या बन जाएगा अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। फिर नी प्लस रस, तो यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले यहाँ ई आ गया और आगे र है, तो विसर्ग का क्या होगा र, फिर लो, फिर बाद में नी बड़ा हो जाएगा, है ना। ई बड़ी लगे तो नीरस हो गया, फिर बाद में नी प्लस रव है तो क्या हो जाएगा नी रव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीरव हो जाएगा। फिर है गुरु प्लस राजते हैं तो ये क्या बन जाएगा गुरु राजते हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोप विसर्ग संधि के साथ में ही जो संधि वाला जो प्रकरण है आपके पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपने अगर अच्छी तरीके से वीडियो देख लिया है तो आपको संधि के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है, कोई भी वहां पर आपकी दिक्कत रहने वाली नहीं है। बस यही है कि आप इसको लगातार वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, ठीक है ना, ध्यान केंद्रित करके देखें तो ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक दबाएं जिससे कि मैं भविष्य में अगर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वो आपको मिल सके, ठीक है ना। और आप इसमें लगातार हैं इस चैनल पर बने रहें, ठीक है ना। आप विश्वास रखिए मैं आपके लिए इतने शानदार वीडियो लेकर आऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे और आपकी संस्कृत के अंदर कोई भी दिक्कत भविष्य में आज के बाद में रहने वाली नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।